हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध साम्राज्य। जो मगध का उत्कर्ष है वो कैसे हुआ। और मगध साम्राज्य में देखा जाए तो जैसे आपका यहाँ पर हर्यक वंश हो गया, या आपका शिशुनाग वंश हो गया, या आपका नंद वंश हो गया, इनको हम लोग चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। और साथ में यहाँ पर आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी आपको इसी में आपको मिलेंगे। मतलब हमने इस वीडियो में कई प्रकार से मेहनत किया है कि आप पहले इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद आप देखेंगे कि आपके वन लाइनर क्वेश्चन इस प्रकार से भी हमने यहाँ पर बता दिया है वीडियो में कि वन लाइनर भी आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हैं। और इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, ये भी आप लोग सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक भी दिक्कत नहीं होगी और आप मगध साम्राज्य पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से जितने भी हमने वीडियो बनाया है उन सभी वीडियो को देख लीजिएगा। हालांकि हमारे वीडियो जो होते हैं थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन इसमें हम तीन प्रकार से कवर कराते हैं और 5 से 6 बुकों को कवर कराते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम से बाहर न जाए। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य, मगध का जो आपका उत्कर्ष है, ये जो चित्र है आपको यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में जैसे आपका वंश आएगा वैसे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो मगध साम्राज्य आया वो कैसे आया और क्या क्या क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मगध का जो उल्लेख है क्या है। यहाँ पर कहेंगे सर मगध का जो उल्लेख है सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अथर्ववेद मिलता है। याद रखिएगा, ऋग्वेद मत लगाइएगा। मगध का जो उल्लेख है सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, ये भी आपको नोट कर लेना है कि ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि यहाँ पर कीकट या किराट नामक जाति थे, इसके शासक प्रमगंध का उल्लेख जरूर मिलता है ना। इसकी पहचान मगध से ही की गई है। लेकिन अगर पूछे मगध का उल्लेख तो आपके अथर्ववेद में है, लेकिन जो किराट है वो आपका जरूर हो सकता है, किससे? मगध से हो सकता है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि मगध के प्राचीन इतिहास की जो रूपरेखा है वो महाभारत और पुराणों में मिलती है। याद रखिए, जो आपका मगध है इसकी जो प्राचीन इतिहास है इसकी रूपरेखा महाभारत और पुराणों से मिलती है। इन ग्रंथों के अनुसार मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक यहाँ पर कौन था? बृहद्रथ था। याद रखिएगा, इन ग्रंथों से पता चलता है कि मगध का जो सबसे प्राचीन राजवंश था है ना, उसका संस्थापक यहाँ पर कौन था? बृहद्रथ। तो ये बृहद्रथ जो आपका है कैसे आया, कहां से आया, उसको भी आप देख लीजिए थोड़ा सा कि बृहद्रथ है ना, बृहद्रथ वंश, इस देख सकते हैं बृहद्रथ वंश, इस वंश का संस्थापक। याद रखिए, बृहद्रथ वंश आपकी हेडिंग है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस वंश का संस्थापक अर्थात बृहद्रथ वंश का संस्थापक वासु का पुत्र और जरासंध का पिता बृहद्रथ था। आप लोगों ने महाभारत देखा होगा, श्री कृष्ण देखा होगा, वहां पर आपने जरूर जरासंध का नाम सुना होगा, है ना। तो याद रखिएगा कि बृहद्रथ वंश का जो संस्थापक था वो वासु का पुत्र और जरासंध का पिता है ना, पिता बृहद्रथ है। याद रखिएगा, ये जरासंध का पिता है कौन? बृहद्रथ। इसलिए यह नाम यहाँ पर पड़ा जो कि आपका बृहद्रथ वंश है। यह लोग महाभारत काल से संबंधित है, अर्थात ये जो आपका समय है आप कह सकते हैं यह महाभारत काल से संबंधित है। परंपरा के अनुसार वसु ने राजगीर की स्थापना किया था, इसलिए राजगीर का प्राचीन नाम क्या है? तो वसुमती है। ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि राजगीर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप कहेंगे सर वसुमती है। मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी क्या? राजगीर थी। याद रखिएगा कि मगध की प्रारंभिक राजधानी पूछे तो आपको बताना है राजगीर थे, और जिसको ग्रह व्रज के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिए कि आपकी मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर, और राजगीर को ग्रह व्रज के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा। राजगीर के वास्तुकार पूछे कि राजगीर के वास्तुकार कौन थे, डिजाइनर कौन थे? तो इनका नाम है महागोविंद। क्या नाम है? महागोविंद, जो कि राजगीर के वास्तुकार थे। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कि इस वंश के शासक जो आपके जरासंध का वध जो किया था वो भीम के द्वारा किया गया था। ये आपने जरूर देखा होगा, जब द्वंद्व युद्ध हुआ था, कौन सा? कुश्ती वाला हुआ था, है ना। तो याद रखिए इस वंश के शासक जरासंध का वध भीम के द्वारा कर दिया गया था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपका निपुंज था। याद रखिए बृहद्रथ वंश में जो अंतिम शासक था वो आपका निपुंज था।
वह एक कमजोर और अयोग्य राजा बचा। अर्थात जो निपुंज था ये एक कमजोर था और अयोग्य राजा था, अतः जिसकी हत्या उसके मंत्री, कौन थे, मंत्री का नाम था पुलिक, ने कर दिया था। लेकिन पुलिक अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाया, है ना, क्योंकि इसके जो अधिकारी थे भट्टी ने इसकी हत्या करके मगध की गद्दी पर अपने पुत्र बिंबसार को बैठा दिया। तो भैया जो बिंबसार आया, अब आप समझ में आ गया होगा कि बिंबसार जो आया कहां से आया, कैसे आया, पूरी हमने घटना यहाँ पर बता दिया है। इसी के साथ ही मगध में एक नए राजवंश का उदय हुआ और बिंबसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया। तो आपने यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका बृहद्रथ था, है ना, उस वंश से आपका जो आया किस प्रकार से आया, जरासंध का वध भीम के द्वारा किया गया। और यहाँ पर जो निपुंजय था ये अंतिम शासक था लेकिन अयोग्य था, इसकी जो हत्या इसके मंत्री पुलिक ने ही कर दिया। और पुलिक को कुछ दिनों बाद उन्हीं के जो अधिकारी थे भट्टी ने हत्या कर दिया और उनका जो पुत्र था, भट्टी का पुत्र था बिंबसार, वो गद्दी पर बैठ गया और एक हर्यक वंश की स्थापना किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर वंश आता है हर्यक, लेकिन मगध का जो नाम है बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं मगध का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आपके किसमें, अथर्ववेद मिलता है, जो कि हमने प्रारंभ में ही बताया है। मगध के उदय का कारण क्या बनता है, तो देखिए गंगा का जो उपजाऊ मैदान है, वाणिज्यिक व्यापार का विकास, लोहे के औजार का प्रयोग करना, सेना में हाथियों का अधिक प्रयोग करना, है ना। तो ये आपको कहीं ना कहीं मगध के उदय का कारण रहा है। देखा जाए तो विभिन्न शासकों का योगदान भी रहा है, जैसे बृहद्रथ वंश आया, हर्यक वंश आया, शिशुनाग वंश आया और नंदवंश। ये देखा जाए तो आपकी मगध का उत्कर्ष में इन वंशों ने बहुत भूमिका निभाई है। तो आते हैं यहाँ पर पहला वंश आता है जो आपका हर्यक वंश है। याद रखिएगा कि मगध के उदय में इस वंश ने प्रारंभिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था और इस वंश को हिरण्यक वंश या पितृहंता वंश भी कहा गया है। पितृहंता वंश इसलिए कहा गया है क्योंकि इस वंश में देखा जाए तो जितने भी पुत्र हुए हैं अपने पिता की हत्या करके ही गद्दी पर बैठे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझ लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका बिंबसार या कह सकते हैं जो आपका हर्यक वंश है, तो हर्यक वंश ये बौद्ध धर्म के समर्थक रहे हैं। क्या है, तो आप कहेंगे सर जो आपके हर्यक वंश रहा है, तो ये हर्यक वंश जो रहा है ये आपके किसका, बौद्ध धर्म के समर्थक आपके रहे हैं। देखा जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो आपके बिंबसार थे, जिनको श्रेणिक कहा जाता है। और याद रखिए यहाँ पर पितृहंता जो पत्र है स्टार्टिंग आपकी यहीं से है। इनके पिता जो पुत्र था अजातशत्रु ने, इन्हें हत्या कर दिया था बिंबसार की। और अजातशत्रु को कुणिक कहा जाता है, जो कि 493 से लेके 461 ईस्वी पूर्व तक आपका होता है। अजातशत्रु की माता का नाम चिलना था, पत्नी का नाम वाजिरा था, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो कि राजगिर की सप्तपर्णी गुफा में महाकश्यप के नेतृत्व में संपन्न हुआ था, जो कि अजातशत्रु के समय में ही हुआ था। इसके बाद देखा जाए तो बुद्ध की शिक्षा का विभक्ति सुत्त पिटक और विनय पिटक ये आपके अजातशत्रु के समय से है। याद रखिए पितृहंता जो पुत्र इसका कह सकते हैं कि जो आपका अजातशत्रु था, अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र ने कर दिया, यहाँ पर उदयन ने कर दिया। कहते ना जैसी करनी वैसी भरनी। और उदयन का जो समय है वो आपका 661 से लेके 445 ईस्वी पूर्व तक चलता है। और याद रखिए उदयन जो आपका था वो जैन धर्म का क्या था, समर्थक था। राजधानी परिवर्तन इसने किया, राजगरा से पाटिलपुत्र था जो पटना है उसको हना किया, जो कि गंगा और सोन नदी का ये आपका संगम है। और इसके बाद उदयन के पुत्र होते हैं, एक का नाम है अनिरुद्ध है, दूसरा आपका मुंडक है और तीसरा है नागदशक जो कि अंतिम शासक था। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आप चाहें तो आप इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से नोट भी कर सकते हैं। और अगर इस प्रकार से नोट कर लेंगे तो आपको ये जो हर्यक वंश का कहीं ना कहीं जो आपका श्रेणी है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको याद हो सकती है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में, और नेक्स्ट पॉइंट में अगर आते हैं तो आपको सबसे पहले पढ़ेंगे यहाँ पर आपका बिंबसार। तो देख सकते हैं कि बिंबसार का जो समय है वो आपका 445 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व है। यह हर्यक वंश का संस्थापक था। याद रखिएगा कि हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो आपका कौन, बिंबसार था। इतिहास में इसको श्रेणिक कहा गया है। याद रखिए इतिहास में अगर श्रेणिक पूछा जाए, श्रेणिक पूछा जाए तो आपके बिंबसार को कहा गया है। इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। आप जानते हैं
कि अगर कोई भी अगर कह सकते हैं अगर अच्छे तरीके से संबंध स्थापित करना है और अपने से लोगों को अगर कमजोर करना है, अर्थात दे सकते हैं कि जिस राज्य को जीतता था वहां की पुत्रियों से विवाह कर लेता था, और जब विवाह कर लेते थे तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते थे, उससे उसके सामने झुक जाते थे, उसके आगे कमजोर हो जाते थे। तो कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। इसने कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी जिसका नाम है कौशल देवी से विवाह किया। काशी का एक गांव दहेज में मिला और जिसकी आमदनी कितनी थी, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष थी। आप समझिएगा कि ये बात कब है, ईसवी पूर्व की बात है, ईसवी पूर्व। काशी में एक गांव था जो कि दहेज में मिला और इसकी आमदनी जो थी वो आपकी प्रति वर्ष 1 लाख रुपए थी, याद रखेगा। तो इस प्रकार से आर्थिक रूप से भी बिंबिसार शक्तिशाली हो गया। इसने दूसरा विवाह जो किया वो लिच्छवी राजकुमारी चिल्लना से किया, है ना, और तीसरा विवाह जो किया वो मद्र कुल की राजकुमारी थी क्षेमा से किया। तो 3 बीवियां याद रखना है। एक तो इनकी पहली बीवी यहाँ पर जो आपकी है कौन, तो आप कहेंगे सर कौशल देवी। यहाँ पर दूसरा विवाह किया किससे किया, तो आपकी चिल्लना से, और तीसरा विवाह किया तो आपकी क्षेमा के साथ किया, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि मगध का सबसे प्रबल शत्रु राज्य कौन था, याद रखिएगा। मगध का सबसे ज्यादा दुश्मन कौन था, ये अवंती था। अवंती जो आपका राज्य हुआ करता था, ये मगध का सबसे दुश्मन या सबसे शत्रु आपका राज्य था, जिसकी 2 राजधानी थी। पहली एक राजधानी थी उज्जैन और दूसरी राजधानी थी महिष्मती। याद रखिए, उज्जैन की 2 राजधानी, अवंती की 2 राजधानी उज्जैन और महिष्मती। तो याद रखिएगा मगध का सबसे प्रबल शत्रु कौन था, अवंती था, याद रखिएगा। अवंती के शासक का नाम है चंद्रप्रघोत। के इलाज के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि भैया यहाँ पर जीवक को बिंबिसार ने भेजा था, है ना, ये इनके राजवैद्य थे। और याद रखिए किसके लिए, तो आपके चंद्रप्रघोष के इलाज के लिए बिंबिसार ने ही अपने राजवैद्य किसको, तो जीवक को उज्जैन भेजा था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और भगवान बुद्ध का परम मित्र भी था। याद रखिएगा कि जो बिंबिसार है ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था और भगवान बुद्ध का परम मित्र भी था। बिंबिसार की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, तो अंग महाजनपद को जीतकर अजातशत्रु को वहां का अधिकारी नियुक्त करना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है जो बिंबिसार की, जिसने अंग महाजनपद को जीत लिया और अजातशत्रु को वहां का अधिकारी बना दिया था। अंग की पहचान वर्तमान में पूछे तो आपके भागलपुर जो कि आपके बिहार में पड़ता है, वहां से किया जाता है कि आपका जो अंग महाजनपद है वो आपके भागलपुर में है। और इसकी राजधानी पूछे कि भागलपुर की राजधानी क्या है, तो आप कहेंगे क्या थी, तो आपकी चंपा थी। क्या थी, चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम पूछे तो चंपा का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, तो मालिनी था। क्या नाम था, मालिनी था। आते हैं अगला पॉइंट जो कि आपका आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो समय है वो 493 ईस्वी पूर्व से लेकर 460 ईस्वी पूर्व तक चलता है और यह अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता है, याद रखिएगा। पुराणों में या पुराण में इसको कुणिक कहा गया है। देखो आपने पढ़ा बिंबिसार को श्रोणिक कहा गया है, वहीं पर आपके अजातशत्रु को कुणिक कहा गया है। क्या कहा गया है, कुणिक कहा गया है। इसने कौशल प्रदेश पर आक्रमण किया और आपके सफल रहा। कौशल प्रदेश वही है जहां पर बिंबिसार ने पहले शादी किया था, तो कौशल प्रदेश पर आक्रमण किया और सफल रहा। कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ इसने विवाह किया और संपूर्ण काशी इसके नियंत्रण में आ गया। इसने लिच्छवी गणराज के विरुद्ध भी सफल अभियान यहाँ पर किया। अगला है लिच्छवी के अभियान में ही अजातशत्रु ने सर्वप्रथम रथ मुसाल एवं महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है कि भैया कौन सा ऐसा अभियान था जिसमें अजातशत्रु ने सर्वप्रथम रथ मुसाल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था, तो भैया ये आपका लिच्छवी के अभियान में था। किसने किया था, अजातशत्रु ने। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये जो आपका दिया गया है ना महाशिलाकंटक और ये जो दिया है रथ मुसाल, ये क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कटप्पा वाली मूवी है ना, जिसमें आप देखते हैं कि वो रथ में ऊपर लगा होता है चक्का और जब जाते हैं युद्ध में तो सब कटते चले जाते हैं, है ना, वही आपका रथ मुसाल है। और महासगल जो आपका कह सकते गोला जो आपके होते थे महाशिलाकंटक, अब आपको याद आ गया होगा। उन चीजों का प्रयोग समझो कब हो गया था, अजातशत्रु ने किया था अपने लिच्छवी अभियान में। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि इसके मंत्री थे कौन, तो आपके अजातशत्रु के मंत्री थे वस्कार। वस्कार ने लिच्छवी संघ में फूट डालने का कार्य किया, जिसके कारण अजातशत्रु क्या हो गया, यहाँ पर विजयी हुआ।
विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली, याद रखिए विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन है, वैशाली में 600 ईस्वी पूर्व में ही लिच्छवियों ने स्थापित किया था। तो याद रखिए विश्व का प्रथम गणतंत्र कौन है, वैशाली है, जो कि लिच्छवी के कह सकते हैं लिच्छवी ने यहाँ पर किया था। लिच्छवी एक उस समय के राजा थे, आपके कह सकते हैं एक वंश थे, तो उनके राजा थे लिच्छवी, है ना। यहाँ पर अगला है कि अजात शत्रु की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि होती है, घटना होती है प्रथम बौद्ध संगीति। याद रखिएगा कि अजात शत्रु की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, याद रखिएगा। और यहाँ पर आते हैं अगला, जो कि आपका शासक आता है उदयन। उदयन का जो समय है वो 460 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व है, और इसने भी अपने पिता अजात शत्रु का वध करके ही गद्दी प्राप्त किया। और याद रखिए यह उदयन था, ये जैन धर्म का अनुयायी था, जो कि हमने स्ट्रक्चर में ही आपको बता दिया था। इसने गंगा व सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किया था वो आपकी उदयन ने किया था, और इसने राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। पहले याद रखिएगा कि यहाँ पर राजधानी क्या हुआ करती थी इस वंश की, राजगीर। लेकिन इसने क्या किया, जब पाटलिपुत्र की स्थापना किया तो उदयन ने ही राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे हमेशा बनता है। तो याद रखिए पाटलिपुत्र नगर बसाया और उसको राजधानी भी बनाया, कहां से, राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र को। पाटलिपुत्र का अगर प्राचीन नाम पूछे तो पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर या कुसुम ध्वज आपका है, याद रखिएगा क्या है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम कुसुमपुर या आपका कुसुम ध्वज है। ठीक है, अगला है कि शेरशाह ने मध्यकाल में पाटलिपुत्र का नाम पटना कर दिया था। तो याद रखिए जो शेरशाह था वो जब मध्यकाल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि जो आपका पाटलिपुत्र है इसका नाम पटना किसने किया था, तो शेरशाह ने ही किया था। यहाँ पर याद रखिए एक मुगल राजकुमार थे जिनका नाम है अजीम उस शान। कौन है, अजीम उस शान है। इसने पाटलिपुत्र का नाम यहाँ पर क्या किया था, तो अजीमाबाद रख दिया था। किसने, तो आपके अजीमाबाद, पाटलिपुत्र का नाम बदलकर यहाँ पर अजीमाबाद किया था, जो कि अजीम उस शान ने किया था। आते हैं अगला पॉइंट जो कि दे सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक। हमने बताया था तो उदयन के 3 आपके पुत्र थे, है ना, नागदशक और आपका मुंड और अनिरुद्ध। यहाँ पर देख सकते ये सभी कमजोर शासक थे। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन आपका बचा, नागदशक था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दिया था और हर एक वंश का अंत हो गया, और इस प्रकार से शिशुनाग वंश स्थापित होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो अगला वंश आ जाता है ना, जो कि नागदशक, अर्थात कह सकते हैं कि नागदशक की हत्या कर दिया और शिशुनाग वंश स्थापित हो गया। और ये जो शिशुनाग वंश स्थापित होता है तो कहीं ना कहीं आप दे सकते हैं कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन होगा, तो आप कहेंगे सर शिशुनाग वंश का जो संस्थापक है, यहाँ पर आपका शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। याद रखिए विवरण की बात करते हैं तो हर एक वंश के अंतिम शासक नागदशक को एक अयोग्य अमात्य व्यक्ति ने अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की नींव डाली थी। राजधानी पूछे तो आप कहेंगे सर शिशुनाग वंश की जो आपका राजधानी है वो आपकी वैशाली थी। और देखा जाए तो शिशुनाग के बाद जो दूसरा आता है वो कालाशोक या इसको काकवर्ण कहते हैं, और इसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया, वैशाली से पाटलिपुत्र कर लिया था। किसने, कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर लिया। द्वितीय बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो आपकी कालाशोक के समय हुई थी, याद रखिएगा, और सब्बक मीर इसकी अध्यक्षता किया था। बौद्ध संघ विभक्त हो गया था, एक स्थावीर में और आपके महासंगिक में। यहाँ पर अंतिम शासक पूछे तो आपको कौन हो जाएगा, नंदीवर्धन हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं आपका जो शिशुनाग वंश है, शिशुनाग वंश के बारे में यहाँ पर आपके पढ़ने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपके सामने है, और यहाँ पर देखा जाए तो शिशुनाग वंश आ गया है, और शिशुनाग वंश को हम लोग अच्छे से पढ़ने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। हमने कहा वीडियो जरूर बड़ा हो सकता है लेकिन ज्ञान आपको पूरी तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा आपसे कह रहा है शिशुनाग वंश, जो कि शिशुनाग जो था 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व इसका समय है, और ये शिशुनाग वंश का था संस्थापक। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती को मगध में मिला लिया। याद रखिए कि अवंती को मगध में मिला लेना ये सबसे बड़ी
महत्वपूर्ण उपलब्धि थी किसकी? शिशुनाग की थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को राजधानी बनाया। हमने बताया कि पाटलिपुत्र के स्थान पर इसने क्या किया था? वैशाली को राजधानी बनाया था। इसके पहले जो आपको वंश चल रहा था उसने पाटलिपुत्र बनाया था उदयन ने, है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो आपका कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र के स्थान पर इसने वैशाली को राजधानी बना लिया। यूनानियों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। क्या है? यूनानियों ने पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। यहाँ पर अगला है कालाशोक आता है, और कालाशोक की बात करते हैं तो इसका समय है 394 ईस्वी पूर्व से लेकर देखा जाए तो 366 ईस्वी पूर्व तक का समय है। और यह शिशुनाग वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? तो आपका कालाशोक है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया। तो कुछ राजधानी है, ये परिवर्तन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा कालाशोक की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी, जिसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और अवंती के बचे हुए जो आपके अवशेष थे उनको भी इसने समाप्त कर दिया। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कराना। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण आपकी हुई कालाशोक के समय। और आते हैं अगला पॉइंट आपका आता है यहाँ पर नंदीवर्धन। देखिए नंदीवर्धन क्या है? जो कि 366 से लेके आपके 345 ईस्वी पूर्व का समय है। यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या महापद्मानंद ने कर दिया, और इस प्रकार शिशुनाग वंश का अंत हुआ और नंद वंश स्थापित हुआ। याद रखिए नंदीवर्धन का जो समय है वो 366 से लेके 345 है, और यह शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, जिसकी हत्या किसने किया? महापद्मानंद किया था, और इस प्रकार शिशुनाग वंश का अंत होता है और नंद वंश स्थापित होता है। अब यहाँ पर आते हैं आपके नंद वंश में, और नंद वंश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंद वंश में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपके सामने बनाया गया है, जिसको आपको ध्यान देना है। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो आपका दिया गया है, कौन सा? आपका नंदी वंश या नंद वंश कहेंगे, ठीक है, नंद वंश कहेंगे। और नंद वंश की अगर हम बात करते हैं तो ये जैन धर्म के समर्थक था। नंद वंश में देखा जाए तो ये जैन धर्म का क्या था? यहाँ पर समर्थक था। नंद वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक कौन है? महापद्मानंद हो जाएगा, महानंदिन या महापद्म नंद हो जाएगा। और उपाधि इसने रखा था एकराठ या एकाछत्र की उपाधि किसने रखा? महापद्मानंद रखा था। और भार्गवा जो कि परशुराम का अवतार यहाँ पर माना गया है। याद रखिएगा यहाँ पर इसके 8 पुत्र होते हैं, 100 वर्षों तक शासन करते हैं, जैसे कि पांडुक है, पांडुगति है, भूतपाल है, राष्ट्रपाल है, और गौविसाड़क है, दशसिद्ध है, और आपका कैवर्त है, और यहाँ पर आपका घनानंद है जो कि अंतिम शासक है। घनानंद की अगर बात करते हैं तो सिकंदर का समकालीन, है ना, चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश को स्थापित करता है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के माध्यम से आपने देखा है ना कि जो आपका नंद वंश था कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपका बनेगा। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, या कह सकते हैं देखने वाले हैं, जो आपकी किस प्रकार से यहाँ पर आपकी थ्योरी है और कैसे कैसे यहाँ पर ये वंश का भी सफाया हो जाता है। तो देख सकते हैं नंद वंश की बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे दिया गया है कि सर मगध के उदय में नंद वंश के शासकों ने सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यह वंश अब तक के सभी वंशों में सबसे शक्तिशाली और संपत्तिशाली, है ना, वंश था। कौन? नंद वंश अब तक के सभी वंशों में सबसे शक्तिशाली और संपत्तिशाली रहा है, अथवा तो पैसे वाला भी रहा है। इन लोगों के पास विश्व के संदर्भ में सबसे विशाल सेना भी थी। याद रखिए उस समय देखा जाए तो सबसे बड़ी सेना इन्हीं के पास थी। यहाँ पर देखा जाए नंदवंश में एक आता है कौन? आपका महापद्मानंद। यह नंदवंश का संस्थापक था। याद रखिए यह नंदवंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को जीतकर वहां की जीन की मूर्ति को लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया था। तो कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा है, इसको जीता था और वहां पर जीन की मूर्ति थी और वहां पर, है ना, कह सकते लाकर पाटलिपुत्र में स्थापित किया। सिंचाई के लिए कलिंग में नहर का निर्माण कराने वाला ये पहला शासक था। याद रखिए महापद्मानंद कलिंग में नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक था। इसने कह सकते हैं सर्वत्रांतक, परशु और अनुलगित की उपाधि धारण किया था। इसने एकराट की उपाधि भी धारण किया था। ये किसने? आपके महापद्मानंद ने। यहाँ पर आते हैं अगला पॉइंट, घनानंद जो कि 334 ईस्वी पूर्व से 321 ईस्वी पूर्व का समय है। महापद्मानंद के 8 पुत्रों में से यह अंतिम था और यह नंदवंश का भी अंतिम शासक था। यूनानियों ने इसको अग्रमिच कहकर संबोधित किया है।
नंद वंश के शासकों को निम्न कुल का माना गया है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से इस वंश का अंत कर दिया और मगध की गद्दी पर बैठ गया और मौर्य वंश स्थापित हुआ। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपका मगध साम्राज्य क्या होता है, वो कंप्लीट होता है। इसी घटना के क्रम में एक कहानी जुड़ी हुई है आपकी सिकंदर महान की, जिसको आपको पढ़ना है। याद रखिए, सिकंदर महान की अगर बात करते हैं तो यह घनानंद के समकालीन था। इसका जो जन्म है, किसका, सिकंदर का जो जन्म है वो आपके 356 ईस्वी पूर्व में यूनान के एक छोटे प्रांत मकदूनिया में हुआ था। इसके पिता का नाम क्या है, फिलिप सेकंड है, जो कि मकदूनिया के शासक थे। 336 ईस्वी पूर्व में पिता की मृत्यु के बाद केवल 20 वर्ष की अवस्था में ही यह मकदूनिया का क्या बन गया, शासक बन गया। इसने विश्व विजय के लिए अभियान किया और 330 ईस्वी पूर्व में ही अब अरबेला व गौग मेला के युद्ध में विजयी होने के बाद ये भारत की तरफ अभियान किया और इस क्रम में तक्षशिला के शासक अम्भी ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि वितस्ता या झेलम या हेडेड स्पीच का एक युद्ध होता है 326 ईस्वी पूर्व में, और यह युद्ध राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर क्या हुआ था, विजय हुआ था। हालांकि देखा जाए सिकंदर ने राजा पोरस को उसका राज्य लौटा देता है और अपना मित्र बना लेता है। इसने हिंदुकुश पर्वत को पार करते हुए भारत पर अभियान किया था और इतिहासकारों के अनुसार नंदों की विशाल सेना से डरकर सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यहां पर देखा जाए तो आपकी किसकी सेना थी जिसने नदी पार करने से मना कर दिया था। तो भैया नंद वंश की सेना थी, हमने कहा था बहुत विशाल सेना थी। इससे देखा जाए तो सिकंदर की सेना डरी और उसने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। बहुत दिन हो गए थे, लड़ते लड़ते हो गया था। यह भारत में लगभग 19 माह तक भारत में रहा था और जब वापस ये जा रहा था तो देखा जाए, है ना, ये 19 माह तक लगभग भारत में रहा और वापसी के क्रम में बेबीलोन नामक स्थान पर, याद रखिए 323 ईस्वी पूर्व में इसकी क्या होती, मृत्यु होती है। तो सिकंदर एक ऐसा शासक था जिसकी 3 महाद्वीपों में क्या है, घटना होती है ना, कहीं ना कहीं जन्म अलग होता है और यहाँ पर देखा जाए तो आपके एक घटना और होती है ना, मृत्यु होती है, इसके डेड बॉडी को और होता है, तो कहीं ना कहीं इससे भी एक रिलेटेड आपका बन जाता है। और कहा जाता है जो सिकंदर था एक बहुत महान था, लेकिन इनकी जो बीवी थी, है ना, बीवी ने ही यहाँ पर इसको मारा था। वो घटना आपकी लंबी घटना है। देखा जाए तो सिकंदर कभी भी लड़कियों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा है ना, बिल्कुल दूर रहता था, अपना लक्ष्य बिल्कुल साधे हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब समय आता है तो मजबूरी हो जाती है। देखो, इसने सिकंदरिया और प्री घोड़ा, याद रखिए, इसने सिकंदरिया और प्री घोड़ा, है ना, बुकापेल के नाम पर नगर का निर्माण करवाया। सिकंदर के गुरु का नाम पूछता है तो अरस्तु हो जाएगा। भारत पर सर्वप्रथम डेरियस प्रथम, जो कि दारा प्रथम नामक ईरानी शासक ने आक्रमण किया था और इसके बाद सिकंदर नामक यूनानी व्यक्ति के आक्रमण किया था। सिकंदर की पत्नी का नाम पूछे तो आपका रेक्सोना, क्या नाम है, रेक्सोना, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन में आपको मिलता है। जब ये आपका लगभग 20 साल का था, ये भारत की तरफ बढ़ रहा था, है ना, जब भारत की तरफ बढ़ रहा था तो इसने कहा था कि मैं तब तक, है ना, मतलब तब तक मैं नजर उठाकर नहीं देखूंगा किसी भी स्त्री को जब तक मैं विश्व विजेता नहीं बन जाता है ना। तो ये जब आ रहा था तो रास्ते में एक सुंदरी मिली, बड़ी सुंदर थी, अति सुंदर थे और इसकी तरफ बोल रही है, लेकिन ये नजर से देख नहीं रहा था। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कुछ मना लिया, लड़कियां वैसे ही मना लेती हैं, धीरे धीरे मना लिया। बाद में क्या हुआ, जब भारत में आ गया फिर इसके डेरे में रहने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ कि इस सिकंदर की जो थी वो क्या होनी, तबीयत खराब होने लगी। और जब तबीयत खराब होने लगी तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जो तबीयत खराब होने का रीजन था, उसकी बीवी थी, वो जहर दे रही थी, धीरे धीरे जहर दिया करती थी और ये एक प्रकार की नागिन थी, छदारी नागिन जैसी, ठीक है ना। तो मृत्यु का कारण भी इसकी क्या बनी, तो पत्नी ही बनी, अर्थात एक स्त्री ही बनी, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो अगला पॉइंट आपसे आ जाता है कि मगध राज्य के प्रमुख वंश। हमने क्या बताया कि आपको स्टार्टिंग में हमने कहानी बता दिया है, ये आपकी क्या है, वन लाइनर फॉर्मेट में आपको मिलेगा। फटाफट क्वेश्चन आपको यहाँ पर, जैसे कि मगध साम्राज्य में बृहद्रथ वंश है, क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा कि मगध की शुरुआत किस राजवंश से मानी जाती है, तो आप कहेंगे सर बृहद्रथ वंश से मानी जाती है। बृहद्रथ वंश की स्थापना किसने किया था, तो आप कहेंगे सर राजा बृहद्रथ ने किया था। इसके बाद आपका हर्यक वंश में क्वेश्चन कैसे बनते हैं,
तो हर्यक वंश की स्थापना किसने किया? आप कहेंगे बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आप कहेंगे सर राजगृह या और पाटलिपुत्र आपकी थी। गौतम बुद्ध के समय राजा बिंबिसार के दरबार का प्रसिद्ध वैद्य कौन था? तो आप कहेंगे सर जीवक था। कौन है? जीवक था। बिंबिसार की बात करते हैं तो समय भी आपको दिया गया है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक किसे मानते हैं? तो आप कहेंगे बिंबिसार को मानते हैं। मगध साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक मानते हैं तो आपके बिंबिसार को ही मानते हैं। बिंबिसार का अन्य नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर श्रेणिक था, जो कि जैन साहित्य में इसका उल्लेख भी है। बिंबिसार की पत्नियों के नाम क्या थे? तो आपकी महाकोसला, क्षेमा और चिल्लाना था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने ही किया था। अब अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु का अन्य नाम क्या है? तो यह क्या था? तो आप कहेंगे कुड़िक हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन जो कि राजगृह की सप्तपर्णी गुफा किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के समय हुआ था। अजातशत्रु के किस धर्म का अनुयायी था? तो शुरू में जैन धर्म था और बाद में बौद्ध धर्म अनुयायी बन गया था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किन राजवंशों से युद्ध किया था? तो कोसल और लिच्छवी वंशों से युद्ध किया था। वैशाली के लिच्छवी से युद्ध के दौरान अजातशत्रु ने किस हथियार का प्रयोग किया था? जब ये वैशाली से युद्ध कर रहा था, है ना, वैशाली के लिच्छवियों से जब युद्ध कर रहा था तो अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक व रथ मूसल, है ना, इन हथियारों का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि अजातशत्रु की हत्या किसने किया था? तो अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने ही किया था। यहाँ पर देख सकते हैं उदयन को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा उदयन को अन्य किस नाम से? तो आप कहेंगे जयभद्र के नाम से जाना जाता था। उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किस प्रसिद्ध नगर की स्थापना किया? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? तो याद रखिए उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन का पुत्र कौन था? तो आपका नागदशक हो जाएगा। नागदशक की हत्या किसने किया था? तो आपके शिशुनाग ने यहाँ पर किया था, ठीक है ना। और शिशुनाग वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? तो 412 से 344 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को क्या कहा गया है? तो आपके बौद्ध ग्रंथों में उदयन को क्या कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका ये वाला पॉइंट जो आपका है शिशुनाग वंश से गलत दिया गया है ना, ये आपका चीज गलत दिया गया है। ये वाले पॉइंट को यहाँ से हटा लीजिएगा। शिशुनाग मगध की दूसरी राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने मगध की दूसरी राजधानी किसे बनाया? तो आपकी वैशाली, है ना, बनाया था, जो कि पाटलिपुत्र के अतिरिक्त था। अगला है किस शासक द्वारा वत्स और अवंती को मगध में मिलाया गया था? तो आपके शिशुनाग के द्वारा मिलाया गया था। शिशुनाग की हत्या किसने की थी? तो शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने यहाँ पर किया था। कालाशोक का समय दिया है और कालाशोक का नाम पुराण में किस नाम से मिलता है? तो आपकी काकवर्ण से मिलता है। किस शासक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी? तो आपके ये सर कालाशोक के समय दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। दीपवंश व महावंश के अनुसार कालाशोक ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो 28 वर्ष तक किया था, याद रखिएगा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो आपके नंदवंश आपका था। नंदवंश ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? 344 से लेकर 324 ईस्वी पूर्व तक समय किया। यहाँ पर महापद्मानंद। नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो आपके सर महापद्मानंद हो जाएगा। नंदवंश के संस्थापक महापद्मानंद को किस नाम से जाना जाता था? तो आपके अपरोस परशुराम, क्या है? अपरो परशुराम के नाम से ये जाना जाता था महापद्मानंद को। यहाँ पर देख सकते हैं कि भयानक सेना का स्वामी होने के कारण मगध शासक महापद्मानंद को क्या कहा गया था? तो भैया उग्रसेन कहा गया था। ये क्या कहा गया था? तो उग्रसेन। किस अभिलेख में महापद्मानंद की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में ये मिलता है। पुराणों के अनुसार महापद्मानंद किस जाति का था? तो ये शूद्र जाति का था, याद रखिएगा। महापद्मानंद को पुराणों में किस नाम से संबोधित किया गया है? तो आपके क्या दिया है? सर्वत्र तात्रक या व भार्गव के नाम से संबोधित किया गया है। महापद्मानंद ने कौन सी उपाधियां धारण किया? तो एक राट की उपाधि और एकत्र कह सकते हैं एकछत्र धनानंद, ये आपका कह सकते हैं उपाधि धारण किया। महापद्मानंद ने किस पुत्र ने महापद्मानंद के किस पुत्र ने नंद वंश की बागडोर संभाली? तो घनानंद ने संभाला था। यूनानी लेखों ने घनानंद को किस नाम से संबोधित किया? तो अग्रमीज के नाम संबोधित किया। मगध राज्य के नंदवंश का कौन सा शासक सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन आपका घनानंद था, है ना। ये सब आपने थ्योरी में देखो पढ़ा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर देखने को वन लाइनर फॉर्मेट में भी आप लोग पढ़ ले रहे हैं कम समय में। घनानंद की हत्या किसने किया? तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। घनानंद की हत्या
कर चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना किया? तो आप कहेंगे सर मौर्य वंश की स्थापना किया था। यहाँ पर देख सकते हैं यूनानियों का भारत पर जो आक्रमण है, तो कहेंगे सर सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप द्वितीय, ठीक है ना। फिलिप द्वितीय मकदूनिया का शासक कब बना था? तो आप कहेंगे सर 359 ईस्वी पूर्व में बना था। फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद मकदूनिया का शासक कौन बना? तो आपका सिकंदर बना था। सिकंदर कितने वर्ष की आयु में मकदूनिया का शासक बना था? तो आप कहेंगे 20 वर्ष की आयु में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। सिकंदर किसका शिष्य था? तो आप कहेंगे सर अरस्तु का शिष्य, है ना। सिकंदर किसका शिष्य? तो आपके अरस्तु। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईस्वी पूर्व में लगभग किया था। सिकंदर किस पर्वत को पार करके भारत पहुंचा था? तो हिंदुकुश पर्वत जो कि खैबर दर्रे से यहाँ पर आया था, यहाँ पर दर्रा कर लीजिएगा। सिकंदर का स्वागत भारत में किस शासक ने किया था? तो अम्भी द्वारा किया गया था, जो कि तक्षशिला का शासक था। झेलम या पितस्ता या हेडेस्पीच का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? तो पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर अपने विजित प्रदेशों को किसे सौंप कर वापस चला गया था? तो अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर चला गया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिकंदर ने, अच्छा ये सेनापति का नाम भी फिलिप था, याद रखेगा। सिकंदर ने किन शहरों की स्थापना किया? तो निकाया, बहुकेफला, है ना। यहाँ पर 2 नगरों जो कि घोड़े के नाम से किया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में हो जाती है। भारत ने यूनानियों से किस प्रणाली को अपनाया? भारत ने यूनानियों से किस प्रणाली को अपनाया? तो आपके यहाँ पर छत्रप प्रणाली को अपनाया। भारत ने यूनानियों की किस मुद्रा अनुकरण शैली को अपनाया? तो उलूक शैली के सिक्के अपनाया था। भारत में गांधार शैली का विकास किस विदेशी शैली का प्रभाव पड़ता है? तो यूनानी शैली का प्रभाव पड़ता है। आइए टेस्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? चलिए फटाफट कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर बताना है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता राजवंश इनमें से कौन था। यहाँ पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता राजवंश पूछा गया है, और यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका मौर्य वंश है। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पंचमार्क सिक्का चलता था। पंचमार्क सिक्का जो चलता था वो किस समय चलता था? तो दोस्तों ये आपके उत्तर वैदिक काल में चलता था। उत्तर वैदिक काल, इसको ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला है कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ये क्वेश्चन आपको महाजनपद काल में भी कराया गया है। याद रखिए आगंतुक निकाय जो आपका है बौद्ध ग्रंथों में एक मिनट, चलिए भाई मच्छर चला गया था। चलिए 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो आगुंतर निकाय से मिलती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हम जब भी पढ़ाते हैं कभी कभी मच्छर चला जाता है, पता नहीं क्यों। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा था जो कि सिकंदर महान के समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा है जो कि सिकंदर महान के समकालीन था? क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, और 4 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो यहाँ पर देखा जाए 4 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनानंद हो जाएगा। अगला है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो किस सदी में हुआ था, यहाँ पर बताना है। तो याद रखिए 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में हुआ था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला है शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली। क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशाली। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर? तो वैशाली बनाया था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? चलिए बताना है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अजात शत्रु है, ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अजात शत्रु को कुड़िक कहा जाता था। किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था? तो पाटलिपुत्र की किसने किया था? उदयन ने किया था, और उदयन ने ही अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो आपकी कहां पर हुई थी?
तो सिकंदर मान की जो मृत्यु होती है वो आपकी बेबीलोन में होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया और उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं ये द्वितीय बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो आपकी किसके समय, तो आपके कालाशोक के समय, और कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। अगला है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी। मगध की जो प्रथम राजधानी थी इनमें से बताना है। तो यहाँ पर दे सकते हैं 12 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये आपकी गिरिव्रज है, राजगृह जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था। तो हमने कहा भी था कि पाटलिपुत्र को बसाया उदयन ने, और उदयन ने ही पाटलिपुत्र राजधानी के रूप में चयन किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए सी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी। तो याद रखिएगा अवंती। याद रखिएगा कि जो आपकी किस जनपद की राजधानी उज्जैन, तो आपकी अवंती की राजधानी उज्जैन थी। अगला है उज्जैन का प्राचीन नाम बताना है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो आपकी अवंतिका हो जाएगा। अगला है नंदवंश का संस्थापक कौन था। यहाँ पर बताना है कि नंदवंश का संस्थापक इनमें से कौन था। 16 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर 16 का ऑप्शन बनेगा महापद्मानंद। क्या हो जाएगा, महापद्मानंद। ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अगुंतर निकाय का जो रचनाकार आपका था वो कौन था। अंगुत्तर निकाय का रचनाकार इनमें से कौन था। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर अंगुत्तर निकाय का रचनाकार इनमें से बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भवभूति इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर दिया 18 नंबर में वो ऑप्शन आपका डी बनेगा। ठीक है ना। अगला दिया गया है सिकंदर महान एवं पोरस जो कि पुरु की सेनाओं निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। ये दोस्तों आपका देख सकते हैं ये नदी है जिसके नाम पर ये युद्ध हुआ है, जाना भी जाता है, जिसे झेलम नदी या वितस्ता नदी या हेडेस बीच के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी नंबर आपको लगाना है, याद रखिएगा। ठीक है, बी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पटना शहर का पुराना नाम बताना है। पटना शहर का पुराना नाम इनमें से राइट क्या हो जाएगा। 20 नंबर का ऑप्शन है, 20 का ऑप्शन बनेगा पाटिलपुत्र। क्या हो जाएगा, पाटिलपुत्र। जिसका ऑप्शन है ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूलक एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक अर्थात पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। और ये जो प्रयोग किया था वो आपके अजात शत्रु ने किया था, है ना। ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका कौन, ए नंबर अजात शत्रु ने किया था। हमने आपको बताया था कि जो आपने बाहुबली देखी होगी, है ना, बाहुबली में ये आपके जो आपके दिखाए गए हथियार वो आपको हमने आपको बताया था थ्योरी में। नंदवंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था, यहाँ पर बताना है। नंदवंश का अंतिम सम्राट इनमें से कौन था। तो नंदवंश का जो अंतिम सम्राट था इनमें से क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश स्थापित होता है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन जो आपका शुरू होता है वो किसके समय में या कब यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो दोस्तों आपके 600 ईस्वी पूर्व में आपका होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपको सी नंबर आपको देना है। क्या देना है, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 600 ईस्वी पूर्व यहाँ पर बन जाएगा। अगला है कि निम्न राजाओं द्वारा विचार कीजिएगा अजात शत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के समकालीन देखा जाए तो यहाँ पर तीनों ही थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अर्थात अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत। ऑप्शन आपका सॉरी देखिए अजातशत्रु तो था ही था और बिंदुसार नहीं है, प्रसेनजीत होगा। इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, वो एसएससी आपका देखिए यहाँ पर अगर रख लेंगे तो आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 वाला आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो हमने बताया था कि एक नहर खोदी गई थी कलिंग, है ना, जो वर्तमान में उड़ीसा है। यहाँ पर पहली नहर खोदी गई थी, याद रखिए। इसको ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो ये पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग थे जिसको अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये डेरियस था। कौन, डेरियस था। डेरियस ऑप्शन देना है, ऑप्शन सी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक ईस्वी पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर इनमें से कौन था। तो ये बताना है सबसे शक्तिशाली नगर इनमें से कौन था।
तो ये मगध साम्राज्य था। हमने मगध के बारे में आपको अच्छी तरीके से बताया है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? 28 को ऑप्शन देना है। तो अवंती के यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अवंती के राजा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? मगध का हिस्सा बनाया था आपकी शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग ने। ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? किस मगध सम्राट ने अंग का जो विलय है वो अपने राज्य में किया था? 30 नंबर में। तो ये था आपका बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। और अगला है कि काशी और लिच्छवी का जो विलय है वो मगध साम्राज्य में किसने किया था? 31 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर आंसर आपको अजात शत्रु लगाना है। क्या लगाना है? बी नंबर है, अजात शत्रु है। और अजात शत्रु ही था जिसने क्या किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में कर लिया था। ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपको 33 है और इसका जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो प्राचीनतम राजवंश था इनमें से कौन था? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? इनमें से जो राइट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी यहाँ पर हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है ना। जब आपको अलग से टेस्ट पेपर कराएंगे तब क्वेश्चन की संख्या आपकी ज्यादा कर देंगे, ठीक है ना। वीडियो बड़ा हो गया है और होने का रीजन है क्योंकि हमने आपको 3 प्रकार से सोल्व कराया है। पहले आपको तो यहाँ पर कहानी की तरह समझाया है ना, थ्योरी पूरी तरीके से, फिर वन लाइनर क्वेश्चन सोल्व करवाया है, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सोल्व कराया है। मतलब एक वीडियो को देखने के बाद आपको 25 वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। हमारे जितने भी वीडियो आपको बने होंगे सभी ऐसे ही हैं। एक वीडियो देखेंगे तो आप कोई भी और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर भी लगाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे और थ्योरी भी पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कम से कम एक दोस्तों को शेयर भी करिएगा, है ना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।